खबरें अब तक, पावर्ड बाय फ्लाई अपीयरेंस, द जर्नी बियॉन्ड योर इमेजिनेशन, द रेवोल्यूशन इन द ट्रैवल इंडस्ट्री। अगर आप करने जा रहे हैं अपनी ट्रिप प्लान, तो फ्लाई अपीयरेंस बनाएगा आपके सफर को और भी आसान। फ्लाइट, होटल और कैब बुकिंग में नहीं होंगे परेशान। अब बिना किसी मुश्किल के होगा आपका ट्रैवल प्लान। फ्लाई अपीयरेंस बनाएगा आपके हॉलिडे को और भी सरल और आसान। अगर आप प्लान कर रहे हैं फैमिली हॉलिडे या फिर कॉर्पोरेट टूर, तो चुने फ्लाई अपीयरेंस, जो आपकी मुश्किलें करेगा दूर। फ्लाई अपीयरेंस, द जर्नी बियॉन्ड योर इमेजिनेशन। नमस्कार, मैं ऋचा सिंह स्वागत करती हूं खबरें अब तक में। आज खबरें अब तक में बात करेंगे 18वीं लोकसभा के पहले सत्र में वायरल हुई फोटो की, प्रोटेम स्पीकर पर मची बवाल की। इसके अलावा आज की सियासत की बड़ी खबरों से भी आपको करवाएंगे रूबरू, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस पर डाल लेते हैं नजर। जेडीएस नेता सूरज रेवन्ना को लगा एक और झटका। बता दें, यौन शोषण मामले में फंसे प्रज्वल रेवन्ना के भाई और जनता दल सेक्युलर नेता सूरज रेवन्ना की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दरअसल बेंगलुरु की एक अदालत ने सूरज को 1 जुलाई तक आपराधिक जांच विभाग की हिरासत में भेज दिया है। बताते चले कि सूरज रेवन्ना पर जेडीएस के पुरुष कार्यकर्ता के यौन शोषण का आरोप है। उन्हें 23 जून को गिरफ्तार किया गया था। इंडिया बांग्लादेश के बीच तीस्ता नदी समझौते से खुश नहीं ममता बनर्जी। इंडिया ब्लॉक से साधा संपर्क। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी बांग्लादेशी समकक्ष शेख हसीना के बीच बातचीत का हिस्सा बनने के लिए उन्हें आमंत्रित नहीं करने पर केंद्र की आलोचना की। उन्होंने केंद्र और बांग्लादेश के बीच जल बंटवारे पर बातचीत पर आपत्ति जताई। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा को बनाया गया राज्यसभा में सदन का नेता पीयूष गोयल की जगह लेंगे। केंद्रीय मंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को राज्यसभा में सदन का नेता बनाया गया है। वो राज्यसभा में पीयूष गोयल की जगह लेंगे। नड्डा के पास केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और उर्वरक व रसायन मंत्रालय का जिम्मा भी है। राज्यसभा की वेबसाइट पर भी नड्डा का नाम बतौर सदन का नेता अपडेट किया गया है। नीट पेपर लीक। बिहार, महाराष्ट्र ही नहीं, गोधरा से भी जुड़ रहे हैं पेपर लीक के तार। शक के घेरे में 27 छात्र। बताते चले कि नीट यूजी मेडिकल प्रवेश परीक्षा में हुई कथित गड़बड़ी के बीच सीबीआई की एक टीम जांच के लिए सोमवार को गुजरात के गोधरा शहर पहुंची। दरअसल गोधरा पुलिस ने 8 मई को भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत एक मामला दर्ज किया था। इन लोगों पर आरोप है कि उन्होंने 27 कैंडिडेट से 10-10 लाख रुपए लेकर नीट यूजी परीक्षा पास कराने में मदद करने की कोशिश की थी। उतार चढ़ाव के बाद हरे निशान पर बंद हुआ बाजार। दरअसल हफ्ते के पहले कारोबारी दिन घरेलू शेयर बाजार में कमजोर शुरुआत के बावजूद हरे निशान पर क्लोजिंग हुई। उतार चढ़ाव भरे कारोबार के बाद सेंसेक्स 131.18 अंकों की बढ़त के साथ 77,341.08 के स्तर पर बंद हुआ। दूसरी ओर निफ्टी 36.75 अंक मजबूत होकर 23,537.85 के स्तर पर बंद हुआ। हेडलाइंस के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। रिपोर्ट्स की ओर करेंगे रुख, लेकिन उससे पहले आज के वायरल वीडियो आपको दिखा देते हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में ट्रैक्टर से स्टंट कर रहे एक युवक की जान चली गई। बताया जा रहा है कि गांव के 2 युवक शर्त लगाकर ट्रैक्टर से स्टंट कर रहे थे। तभी एक ट्रैक्टर पलट गया और उसे चला रहा युवक उसके नीचे दब गया, जिसके चलते उसकी मौके पर ही मौत हो गई। देखिए ये वायरल वीडियो।
देखा जाए तो वाकई ये यकीन कर पाना मुश्किल है कि लोग अपनी जान को कितना खिलवाड़ समझते हैं। लोगों ने बताया कि ट्रैक्टर ड्राइवर नीरज मौर्य और जोगेंद्र यादव के बीच 15,000 रुपए की शर्त लगाई गई और मुकाबला शुरू किया गया कि किसका ट्रैक्टर ज्यादा पावरफुल है। जो ट्रैक्टर दूसरे वाले को अपनी ओर खींच लेगा वो विजेता होगा। चेन बांधकर ट्रैक्टर जोर आजमाइश कर रहे थे, तभी एक ट्रैक्टर पलट गया और एक शर्त जिंदगी को खत्म कर गई। ऐसी घटनाएं सबक हैं उन लोगों के लिए जो जिंदगी को महज एक मजाक समझते हैं। फिलहाल इसी के साथ हम रुक करेंगे खास रिपोर्ट्स की ओर। सोमवार 24 जून यानी आज से देश की 18वीं लोकसभा का पहला सत्र शुरू हो चुका है। लोकसभा का ये सत्र नई संसद में हो रहा है, जहां आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित कई सांसदों ने शपथ ली। वहीं आज ही स्पीकर पद पर ही चुनाव होना है। ये सत्र 24 जून से शुरू होकर 3 जुलाई तक चलने वाला है और इन 10 दिनों के दौरान कुल 8 बैठकें होने वाली हैं। वहीं इस बार का लोकसभा का ये सत्र कई मायनों में खास होने वाला है, क्योंकि इस बार विपक्ष भी मजबूत स्थिति में है और वो सत्र के दौरान कई मुद्दों को उठाने वाला है और सरकार पर जमकर प्रहार करने की तैयारी में है, जो पहले दिन से दिखने भी लगा है। सभी सांसदों में अलग सा उत्साह देखने को मिल रहा है। वहीं इसी बीच पीएम मोदी की एक फोटो वायरल हो रही है, जिसमें एक श्रेष्ठ भारत की तस्वीर नजर आ रही है। देखिए ये पूरी रिपोर्ट। 18वीं लोकसभा का पहला सत्र शुरू हो गया है। सबसे पहले सदन में राष्ट्रगान हुआ, उसके बाद पिछले सदन के दिवंगत सदस्यों को श्रद्धांजलि दी गई। इसके बाद पीएम मोदी ने लोकसभा सदस्य की शपथ ली। मोदी के बाद उनकी कैबिनेट के लोकसभा सांसदों ने बारी बारी से शपथ ली। सत्र शुरू होने से पहले संसद पहुंचे पीएम मोदी ने कहा, देश चलाने के लिए सबकी सहमति जरूरी है। हम सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं। संविधान की मर्यादाओं का पालन करते हुए देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं। देश को एक जिम्मेदार विपक्ष की जरूरत है। बता दें कि राष्ट्रपति 27 जून को संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगी। इसके बाद राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर 28 जून को बहस शुरू होगी। वहीं 2 या 3 जुलाई को प्रधानमंत्री बहस का जवाब देंगे। संसद का ये पहला सत्र 3 जुलाई तक चलेगा। वहीं लोकसभा के पहले सत्र में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा के साथ एक सार्थक सत्र की उम्मीद जताई जा रही है। वहीं संसद भवन पहुंचे पीएम मोदी की एक तस्वीर सामने आई है, जिसमें पीएम मोदी बीच में खड़े हैं और उनके साथ उत्तर के सांसद डॉक्टर जितेंद्र सिंह, दक्षिण के एल मुरुगन, पश्चिम के अर्जुन राम मेघवाल और पूर्व उत्तर पूर्व के सांसद किरेन रिजिजू भी थे। ये तस्वीर भारत की एकता और अखंडता को दर्शा रही है, जिसमें देश के विभिन्न राज्यों के नवनिर्वाचित सांसद उनके साथ खड़े नजर आ रहे हैं। जाहिर है संसद का पहला सत्र शुरू हो गया है और पहले दिन ही सदन में हंगामा देखने को मिला है। जहां एक तरफ सदन के बाहर कांग्रेस और सपा ने प्रदर्शन किया, तो वहीं सदन के अंदर राहुल गांधी समेत विपक्षियों ने पीएम मोदी को संविधान की पुस्तक दिखाकर विरोध जताया। हालांकि पहला दिन था और ये हंगामा और विपक्ष का विरोध 3 जुलाई तक जारी रहेगा। ऐसे में सदन में और क्या कुछ होता है ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। वहीं इसी के साथ हम रुक करेंगे अगली रिपोर्ट की ओर। 18वीं लोकसभा के पहले सत्र का आगाज आज से हो गया है। पहले दिन सत्र शुरू होते ही सबसे पहले पीएम मोदी ने सांसद के तौर पर शपथ ग्रहण की। उनके बाद नवनिर्वाचित सदस्यों की शपथ ग्रहण शुरू हुआ। 18वीं लोकसभा का सत्र जैसे ही शुरू हुआ तो पहली तस्वीर से ही सब कुछ बयां हो गया। पिछले लोकसभा सत्र के मुकाबले इस बार नजारा बदला दिखा। ऐसा इसलिए क्योंकि मोदी 3.0 सरकार के सामने इस बार एक मजबूत विपक्ष सदन में नजर आया। वहीं सदन के शुरू होने से पहले प्रोटेम स्पीकर का चयन हुआ, लेकिन जैसे प्रोटेम स्पीकर बीजेपी से बनाया गया तो विपक्ष ने इस पर सवाल उठाने शुरू कर दिए। ऐसे में अगर आपको भी समझ नहीं आ रहा है कि आखिर प्रोटेम स्पीकर का पद क्या होता है और कैसे महत्वपूर्ण होता है, तो आखिर इस पर सवाल क्यों खड़े हो रहे हैं, तो चलिए आपको बताते हैं सब कुछ इस खास रिपोर्ट में। भाजपा सांसद भर्तृहरि मेहताब को लोकसभा का अस्थायी अध्यक्ष प्रोटेम स्पीकर बनाया गया है। हालांकि भर्तृहरि मेहताब के नाम पर विवाद भी जारी है। कांग्रेस ने मेहताब को प्रोटेम स्पीकर बनाने को लेकर संसदीय मानदंडों का उल्लंघन बताया है। लोकसभा का पीठासीन अधिकारी होने के नाते स्पीकर की लोकसभा के संचालन में अहम भूमिका होती है। स्पीकर का चुनाव बहुमत के आधार पर होता है,
लेकिन जब तक स्पीकर का चुनाव नहीं होता है तब तक लोकसभा की अहम जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए प्रोटेम स्पीकर को चुना जाता है। यही वजह है कि प्रोटेम स्पीकर को अस्थायी स्पीकर भी कहते हैं। संविधान में प्रोटेम स्पीकर के पद का जिक्र नहीं है, लेकिन संसदीय मामलों के मंत्रालय की नियमावली में प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति और शपथ का जिक्र है। जैसे ही नई सरकार का गठन होता है तो उसके बाद सरकार का विधायी विभाग लोकसभा के वरिष्ठ सांसदों की लिस्ट तैयार करता है। इस लिस्ट को संसदीय मामलों के मंत्री या प्रधानमंत्री को भेजा जाता है। प्रधानमंत्री की मंजूरी के बाद प्रोटेम स्पीकर और 3 अन्य सांसदों के नाम संसदीय मामलों के मंत्री राष्ट्रपति को इन नामों की जानकारी देते हैं। वहां से मंजूरी मिलने के बाद नामों का ऐलान कर दिया जाता है। वहीं जैसे ही संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने भर्तृहरि मेहताब के नाम का ऐलान किया था, वैसे ही कांग्रेस ने विरोध करना शुरू कर दिया। कांग्रेस का कहना है कि उनकी पार्टी के 8 बार के सांसद कोडी कुनील सुरेश सबसे वरिष्ठ सांसद हैं। ऐसे में उन्हें लोकसभा का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया जाना चाहिए, जबकि मेहताब 7 बार के ही सांसद हैं। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि वरिष्ठता की अनदेखी कर भाजपा संसदीय मानदंडों को खत्म करने की कोशिश कर रही है, लेकिन सरकार ने इस बात का भी जवाब दिया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष पर पलटवार कर कहा, मेहताब लगातार 7 बार के लोकसभा सदस्य हैं, जिससे वह इस पद के लिए उपयुक्त हैं। उन्होंने कहा कि सुरेश 1998 और 2004 में चुनाव हार गए थे, जिस कारण उनका मौजूदा कार्यकाल निचले सदन में लगातार चौथा कार्यकाल है। इससे पहले वह 1989, 1991, 1996 और 1999 में लोकसभा के लिए चुने गए थे। फिलहाल देखा जाए तो प्रोटेम स्पीकर को लेकर चाहे जितना विवाद हो रहा हो, मगर फिलहाल के लिए भाजपा सांसद भर्तृहरि मेहताब को ही प्रोटेम स्पीकर बनाया गया है। वहीं एक मजबूत विपक्ष ने कई मोर्चों पर एनडीए सरकार को चुनौती देने के लिए कमर कस ली है। 26 जून को लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव होगा और 27 जून को दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का संबोधन होगा, जब प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति को लेकर विवाद खुद ब खुद ठंडा हो जाएगा। 18वीं लोकसभा के पहले सत्र की शुरुआत हो गई है। पहले दिन अखिलेश यादव, डिम्पल यादव और समाजवादी पार्टी के अन्य सभी सांसद भारत के संविधान की एक प्रति लेकर संसद पहुंचे और विरोध प्रदर्शन किया। लेकिन इस दौरान एक ऐसा नजारा देखने को मिला जिसने सभी को हैरान कर दिया और सोचने पर मजबूर कर दिया कि अरे आखिर अखिलेश यादव करना क्या चाहते हैं। दरअसल जब अखिलेश यादव के साथ अन्य सपा सांसद सत्र में हिस्सा लेने के लिए जा रहे थे, तब सपा प्रमुख के साथ फैजाबाद से सांसद अवधेश प्रसाद पासी नजर आई। इतना ही नहीं, जब अखिलेश यादव संसद में बैठे हुए थे उस वक्त भी अवधेश प्रसाद उनके साथ बैठे हुए नजर आए। इस पूरी घटना की तस्वीर सुर्खियों में बनी रही और सियासी समीकरण के लिहाज से इसे काफी अहम माना गया। देखिए ये रिपोर्ट। नई संसद में सपा मुखिया अखिलेश यादव ने सोमवार को जब बतौर सांसद प्रवेश किया, हर किसी की नजरें उन पर टिक गई। अखिलेश के एक हाथ में संविधान की पुस्तक थी, दूसरे हाथ में उन्होंने अयोध्या से अपने नए नवेले सांसद अवधेश प्रसाद का हाथ कसकर पकड़ा हुआ था। सीढ़ियां चढ़कर वो अवधेश प्रसाद को अपने साथ अंदर सदन में ले गए। इस दौरान अयोध्या सांसद ने झुककर संसद की सीढ़ियों को प्रणाम किया। अंदर सदन में अखिलेश यादव कांग्रेस नेता राहुल गांधी के साथ विपक्ष की पहली पंक्ति में बैठे। खास बात ये रही कि यूपी विधानसभा की तरह यहां भी अवधेश प्रसाद अखिलेश के बगल में ही बैठे नजर आए। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि अवधेश प्रसाद को इतना महत्व देकर अखिलेश यादव ने बड़ा सियासी संदेश दिया है। कहीं ना कहीं अयोध्या में बीजेपी की हुई किरकिरी को उन्होंने भुनाने की कोशिश की है। संसद में प्रवेश के मौके पर अखिलेश अपनी पार्टी के सभी सांसदों के साथ मीडिया के सामने पहुंचे। उनके बगल में पत्नी डिम्पल यादव और चाचा राम गोपाल यादव भी मौजूद थे। इस बीच अखिलेश ने पीछे खड़े अवधेश प्रसाद का हाथ पकड़ा और उन्हें सामने लेकर गए। उन्होंने सबसे परिचय कराया तो अवधेश प्रसाद ने हाथ जोड़कर अभिवादन किया। दलित समाज से आने वाले अवधेश प्रसाद को अखिलेश यादव लगातार तवज्जो देते रहे। यूपी विधानसभा में भी वो अखिलेश के बगल में बैठे रहे। लोकसभा चुनाव से पहले सपा ने पीटीए की जो पॉलिटिक्स शुरू की, अवधेश प्रसाद उनका बड़ा चेहरा है। पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यकों को तरजीह देकर अखिलेश यादव ने 37 सीटों पर कब्जा जमा लिया है। देखा जाए तो समाजवादी पार्टी ने इस लोकसभा चुनाव में वोट प्रतिशत
वह सीटों के लिहाज से अब तक का सबसे अच्छा प्रदर्शन किया है। उसे 37 सीटों के साथ ही 33.59% वोट मिले हैं। पार्टी अपने इस प्रदर्शन में पीडीए रणनीति का अहम योगदान मान रही है। पार्टी ने पिछड़ों में गैर यादव ओबीसी पर फोकस किया तो उसे अच्छे परिणाम मिल गए। इसलिए अयोध्या में जीत को भुनाकर अखिलेश नई राजनीति करना चाहते हैं। फिलहाल ये तो थी खबरें अब तक की खास रिपोर्ट्स, लेकिन इसी के साथ ये भी आपको बता देते हैं कि आखिर आज पूरे दिन राजनीति में क्या कुछ हुआ खास। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को तत्काल राहत देने से इनकार कर दिया है। केजरीवाल ने दिल्ली आबकारी नीति मामले में निचली अदालत की ओर से उन्हें दी गई जमानत पर रोक लगाने वाले दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी, जिसके बाद आज जस्टिस मनोज मिश्रा और एसवीएन भट्टी की अवकाश पीठ ने कहा कि हाई कोर्ट को अपना आदेश देने दीजिए, हम आपको 26 जून को सुनेंगे। वहीं भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने तमिलनाडु में जहरीले शराब कांड को लेकर कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे को पत्र लिखा। नड्डा ने इस मामले पर उनकी पार्टी की चुप्पी पर सवाल उठाया। इसके अलावा दिल्ली के हिस्से की पानी की मांग को लेकर पिछले 4 दिनों से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठी दिल्ली की जल मंत्री और आम आदमी पार्टी नेता आतिशी का मेडिकल बुलेटिन सोमवार को सामने आया। बुलेटिन के मुताबिक लोकनायक अस्पताल से एक मेडिकल टीम भोगल में आतिशी की मेडिकल जांच के लिए आई थी। मरीज को भर्ती करने और मौखिक सेवन के लिए परामर्श दिया गया था, लेकिन मरीज ने भर्ती होने से इनकार कर दिया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोमवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा संविधान पर हमला विपक्ष के नेतृत्व वाले इंडिया गुट को स्वीकार्य नहीं है। कांग्रेस नेता ने ये बयान उस दिन दिया जब 18वीं लोकसभा का पहला सत्र शुरू हुआ। फिलहाल इसी के साथ मुझे दें इजाजत, मगर जाते जाते आपसे एक बात जरूर करेंगे। 2024 का साल लगातार चलने वाला वो तीसरा साल है जब पूरा भारत भीषण हीट वेव का सामना कर रहा है। 2022 से शुरू हुई ये हीट वेव लगातार बढ़ रही है। आमतौर पर भारत में हीट वेव का मतलब मैदानी इलाकों में 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक और पहाड़ी क्षेत्रों में 30 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान होना है। ये भी समझने की अब ये बात किसी अबूझ पहेली की तरह नहीं रही कि भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में लगातार गर्मी क्यों बढ़ती जा रही है और हर आने वाला साल पिछले सालों की गर्मी संबंधी रिकॉर्ड को क्यों तोड़ता जा रहा है। मगर फिर भी सवाल है कि आखिर इसके लिए हमारी सरकार क्या सोच रही है। क्या जलवायु परिवर्तन सरकार के लिए कोई मुद्दा भी है? जिस देश में बेतहाशा गरीबी और बेरोजगारी हो, वहाँ गरीब और वंचित को हर रोज ही मरना पड़ता है। ऐसे में ये लग सकता है कि लोग पहले रोजी रोटी की बात करेंगे, पर्यावरण की नहीं, लेकिन ये एक अधूरा सच है। ये सही है कि लोग अन्य मुद्दों को लेकर बड़ी परेशानी में हैं, लेकिन हर रोज अपने सामने अपने बच्चों और प्रियजनों को गर्मी में झुलसते देखना ये भी बेहद दुखद कष्टकारी है। इसलिए जरूरी है कि अब सरकार इस मुद्दे पर भी सोचे, नहीं तो समस्या विकराल हो सकती है। फिलहाल मुझे दें इजाजत, जाते जाते इस सुविचार के साथ, आप जो कुछ भी हैं उस पर गर्व करें, अद्वितीय और खास बने।